देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है और 2025 का पेपर है, क्लास 12 है, ठीक है, बोर्ड यूपी है। इसमें ये बताया जा रहा है कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़, कोई छड़ है 1 मीटर लंबी है, ठीक है। उसमें कहानी ये है कि ये जो छड़ है जैसे ऐसे लंबवत खड़ी है और इसके ऊपर एक धातु लगी हुई है जो ऐसे मूव कर रहा है। ये कैसे मूव कर रहा है? ऐसे रिंग लाइट है, जैसे रिंग लाइट का एक सिरा पकड़ लिया जाए, ऐसे मूव करा दिया जाए, ठीक है। ये ऊपर से कनेक्ट है। तो कुछ कहानी ऐसी है कि ये हमारे पास एक्सेस है और ये हमारे पास रॉड है जो कि छड़ है। क्या है? छड़ है ये, ठीक है। ये एक्सेस पे है और इसकी लेंथ दी गई है एल मीटर। कितनी है? एल मीटर। एल बराबर 1 मीटर दिया गया है, ठीक। ये एक तरफ फ्री है जैसे लिखा हुआ है, लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परिता, यानी ये एक्सेस है, इसके परिता ये ऐसे मूव कर रही है, घूम रही है। और जो घूम रही है उसके लिए जो स्पीड दी गई है, कोणीय स्पीड दी गई है, कितना? 400 रेडियन पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ये मूव कर रही है, ठीक है। ये छड़ ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। दूसरा सिरा जो है, ये जो धातु है इसके साथ अटैच है, कि वलय से समर्पित है। ये वलय है मेरे पास, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे से मूव कर रही है छड़ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र पर। ये मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर रखा हुआ है वो हम मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, ठीक। ये अंदर की तरफ है, क्रॉस मतलब होता है अंदर की तरफ। अगर कहीं पर भी ऐसा सिंबल है तो ये बाहर की तरफ होता है, और कहीं पर भी ऐसे क्रॉस का सिंबल है तो इसका मतलब अंदर की तरफ। ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर मान लेते हैं ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बोला है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में है। चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, कि हर जगह सेम है, ठीक है। इसको तो एंगल जो बनेगा 90 डिग्री होगा छड़ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। अब इसके बाद क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी जो बी दिया हुआ है वो 0.5 टेस्ला दिया हुआ है। कितना है? 0.5 टेस्ला। वलय तथा अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड करना है हमको। जो फाइंड करना है वो ईएमएफ फाइंड करना है। ईएमएफ बोले तो ई की वैल्यू फाइंड करना है। ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थीटा हमारा 90 डिग्री है। जब थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 वैल्यू 1 होती है। ये भी बात याद रखनी है, ठीक। अब हमारे पास जो ईएमएफ का फार्मूला होता है, ईएमएफ का जो फार्मूला होता है हाफ एम, सॉरी एम कह रहे हैं, हाफ बी, बी मतलब विद्युत क्षेत्र, ओमेगा कोणीय वेग, और यहाँ पर एल स्क्वायर। ये फार्मूला हमें याद रखना है। जब भी कोणीय वेग दिया जाता है तो उस केस में जो ईएमएफ होता है, प्रेरक प्रेरक क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो होता है हाफ बी। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ओमेगा हमारा कोणीय वेग है, एल हमारे पास उस छड़ की लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएमएफ, जिसको हम लोग ई से लिख सकते हैं हाफ बी की वैल्यू दी गई है 0.5। क्या है? 0.5 है। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दी गई 400, और जो एल है वो 1 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करो। हाफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 को 20, 20 आ जाएगा। और 2 जीरो तो है, ये एक पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दो, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आएगा। इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 100 आ जाएगा। तो ईएमएफ कितना आ गया? 100 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप ये डायग्राम बना दोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ये केवल फार्मूला लिख के ऐसे करोगे तो हो सकता है 2 नंबर में काम चला दे वो। तो हमें याद रखना है कि डायग्राम का यूज करना है, ये प्रॉपर बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र बनाने को हम चाहे इनसाइड बना दे चाहे आउटसाइड बना दे, कोई दिक्कत नहीं, लंबवत होना चाहिए छड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, और इसके बाद हमारे पास जो है क्या है, यहाँ से ईएमएफ निकल आएगा 400 वोल्ट। इसका देख लो, समझ में आया हो तो लाइक करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन 5 का खा है, सेट तीसरा है, कोड कितना है JU 346, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया गया है
जिसको आई नॉट कहा जाता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज। अब आपको एक तो डायग्राम बनाना है धारा और समय के बीच, दूसरी बात इसमें शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ये भी बताना है, इसके अलावा IRMS भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायग्राम ही बनाना होगा। सॉल्यूशन, तो ये जो हमारे पास IRMS होता है, क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है, साइन ओमेगा टी ये इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पर जो आई है वो करंट है और जो टी है समय है। जो ग्राफ हमारा बनकर तैयार होगा, साइन का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, साइन का ग्राफ हमारे पास ऐसे बनता है। ठीक, आगे और भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो इक्वेशन होती है वो होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो मूव करता है ये टाइम के साथ, यानी ये हमारे पास करंट मूव करती है ऊपर की तरफ, और ये होता है। ठीक, ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0,0 पे है। यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी करंट की, यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम लोग आई नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, आई नॉट कहते हैं। ये आई नॉट हो गई। ठीक है, ये मैक्सिमम, वैसे नॉर्मल जब हम जाते हैं साइन के ग्राफ में, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 1 का मतलब है टॉप 1 होगा ये, और मिनिमम कितना होता है, -1 होता है। तो फिलहाल हमें मैक्सिमम पे जाना है। ठीक है, अब जैसा दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो। क्या क्या दिया गया है, दिया गया है, ये ग्राफ तो आपको बनाना ही था। क्या क्या दिया गया है, आई नॉट दिया गया है, आई नॉट कितना है 14.14, ये हमारे पास क्या है, ये आई नॉट है। ठीक है, दिया गया है एम्पियर। फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ग्राफ हमने बता दिया, 1 नंबर मिल गया। अब धारा का IRMS बताना है, IRMS बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो IRMS क्या होता है, IRMS जो होता है हमारे पास वो आई नॉट डिवाइड बाई √2 होता है। आई नॉट की वैल्यू हमको पता है, दी गई है, कितनी है, ये है 14.14, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ऐसा कह सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट यानी 10 के करीब आ जाएगा एम्पियर। यानी हमारे पास IRMS वैल्यू कितनी आ चुकी है, IRMS वैल्यू जो है वो 10 एम्पियर है। एक आंसर ये भी हो गया, पहला ग्राफ बनाया वो आंसर था, दूसरा आंसर ये हो गया। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, यानी टी की वैल्यू पूछी जा रही है। टी की वैल्यू पूछने का मतलब है कि हमारे पास टाइम पूछा जा रहा है। ये टाइम कब पूछा जा रहा है, जो यहाँ पर टाइम लग रहा है ये वाला टाइम पूछा जा रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, टी नॉट कह सकते हो। ठीक, ये हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, टी नॉट। अब देखो ये मैक्सिमम कब होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, जो भी थीटा होता है। तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये याद रखना है ना। दूसरी बात, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 जो होती है वो साइन पाई बाई 2 पे आती है। किस पे आती है, साइन पाई बाई 2, यानी साइन 90 पे। अब यहाँ से साइन कंपेयर करके हटाया जा सकता है, तो ओमेगा टी कितना आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक, अब ओमेगा, ओमेगा को रिप्लेस करना होगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, ये हमें पता होना चाहिए, उसी का यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ देख लो, यहाँ बोलो तो यहीं देख लो, ओमेगा की 2 पाई एफ, यहाँ से पाई बाई 2 आ जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा एफ इज इक्वल टू। ठीक है, हर्ट्ज। अब चलो, अब हमारे पास क्या है, एफ, एफ की वैल्यू दी गई है 50, सॉरी यहाँ पर टी भी तो रहेगा, ओमेगा टी था ना, तो ये टी तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पर। इस टी को हम लोग क्या कहेंगे, टी नॉट कहेंगे, ये वाला टी नॉट रहेगा हमारा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टी नॉट, तो यहाँ पर हमको टी नॉट भी लिखना होगा। ये एफ नीचे ले आओ
और टी नॉट को ऊपर ले आओ, जो कि हमें फाइंड करना है। टी नॉट इज इक्वल टू 1/4। एफ की वैल्यू दी गई 50, कितना आ जाएगा 1/200। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी नॉट आ जाएगा 0.005 सेकेंड। एक तो ये आंसर आ गया। यहां से टी नॉट इज इक्वल टू कह सकते हो 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड, तो या तो इतना लिख दो 0.005 सेकेंड, या फिर इसको मिली सेकेंड बना सकते हो। देखो, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि साइन ओमेगा टी बराबर 1 कैसे आया, तो जो साइन का ग्राफ होता है ना, उसमें ये आई नॉट जो है ये मैक्सिमम कब होती है, इस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और एंगल के रूप में साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। इसी वजह से इसको साइन π/2, तो इसी वजह से साइन ओमेगा टी को हमने 1 के बराबर किया। इसी को साइन π/2 भी कहते हैं, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब दोनों तब कंपेयर किया तो यहाँ से ओमेगा टी निकल आया। इस टी को टी नॉट बना दिया, क्योंकि हमको इस जगह की वैल्यू चाहिए थी, तो इससे रिप्लेस किया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये मिली सेकेंड है, ये याद रखना है। देख लो, समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, और कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। बाय। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये ग्राफ जरूर बना देना। 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है, और 1 नंबर इसका है। 3 नंबर तभी मानेंगे। ठीक, बाय। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का खा है, वो भी अथवा करके जो क्वेश्चन था आर में। ठीक है, 2025 पेपर सेट है 346 JU, जो कि तीसरा सेट है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम जो दिया गया है, यानी ई नॉट जो दिया गया है, वो 150 न्यूटन पर कूलम है, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी बी नॉट, कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा, और तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, देखते हैं इसको। ठीक है, देखो, जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो दिया गया है उसको मेंशन कर देते हैं। दिया है, क्या दिया है, ई नॉट की वैल्यू दी गई है 150 न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा म्यू की वैल्यू दी गई, जिसको हम लोग एफ भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 मेगा हर्ट्ज। याद रखना है 50 मेगा हर्ट्ज दिया गया है। ठीक है, फाइंड करना है पहला पार्ट बी नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है, ई नॉट इज इक्वल टू होता है बी नॉट इंटू सी। ये याद रखना है, ई इज इक्वल टू बी सी के रूप में याद रखना है। ई बी सी, देखो बी के बाद सी आता है, लास्ट में ई आता है, तो इक्वल में कर देना है। ई नॉट की वैल्यू दी गई है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू 150 है, तो ये 150, बी नॉट हमें पता नहीं है, तो बी नॉट हमें फाइंड करना है। सी स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि होती है 3 × 10⁸। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये हमारे पास जो है ये किस में है, मेगा हर्ट्ज में है। किसमें है, मेगा हर्ट्ज में, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, बी नॉट इज इक्वल टू बचेगा 50। ठीक, और ये पावर से डिवाइड करके लाओगे तो कितना आ जाएगा 10⁻14, जो कि सॉल्व करोगे 5 × 10⁻−13 टेस्ला। ये हमारे पास आंसर आया, इसका पहला आंसर कितना आया, पहला आंसर आया मेरे पास, पहला आंसर आया 5 × 10⁻−13 टेस्ला। तो ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर देखो क्या है, अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि ओमेगा बताना है। सेकंड पार्ट, ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क है, कैसे निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, जिसको हम लोग 2π म्यू भी कह सकते हो।
वैल्यू पुट करो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर रहेगा, पाई कितना है, पाई को हम पाई लिखते हैं, ठीक है, पाई को मेंशन नहीं करते। म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट हमारे पास जो कि एफ है वो है 50 इंटू 10⁶। 10⁶ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेगा हर्ट्स दिया क्या है, मेगा हर्ट्स को जब हर्ट्स में बदलोगे तो यहाँ आ जाएगा 50 इंटू 10⁶ हर्ट्स। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बार बार। तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा हमारे पास आ जाएगा 100 पाई इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। इसी को और लिख दो, ओमेगा इज इक्वल टू पाई, या फिर हम इसको ओमेगा की इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14 इंटू 10⁶। दो ये हैं तो इसको हम 100 लिखते हैं और 10⁶ लिखते हैं। तो यहाँ से ओमेगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 314 इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। तो एक ये आंसर आ गया, दो आंसर हो गए, ठीक। तीसरा आंसर बचा, तीसरा आंसर में लेमडा पूछा गया है, तीसरा आंसर में लेमडा। तो लेमडा बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो लेमडा क्या होता है, लेमडा हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, जिसको हम लोग म्यू भी कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यू भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा निकालना है सी बाई एफ या म्यू। सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ और एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू ये है 50 इंटू 10 कितना है, यहाँ पर हमारे पास 6 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 5 काट दोगे कितना आ जाएगा, 6 मीटर, यानी लेमडा कितना आ गया, 6 मीटर। एक आंसर ये आ गया। देखो इसमें क्या है, ये 5 है, 50 है, इसमें चला जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ से एक बचेगी पावर तो ये 30 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ठीक। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन से। कोई भी क्वेश्चन हो, ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस समझ में आना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का अंगा पार्ट है पेपर कोड JU 346 और ये 2025 फिजिक्स पेपर सेट तीसरा है, ठीक है। इसमें क्या है, सीजियम के पृष्ठ के विषय में बताया जा रहा है, उस पर 3300 वेवलेंथ को आपतित किया जाता है। इसके अलावा ये पूछा जा रहा है आपसे क्या, कि उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस फोटो इलेक्ट्रॉन में अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी ये बताना है, और जो उसमें कार फलन यानी वर्क डन जो दिया गया है, वर्क फंक्शन कितना है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि ये मान लेते हैं ये हमारे पास सीजियम का पृष्ठ है, ठीक। किसका पृष्ठ है, ये सीजियम का पृष्ठ है। क्या है ये, सीजियम का सरफेस है, पृष्ठ, ठीक। और इसमें क्या है कि एक वेवलेंथ यानी एक प्रकाश जिसका वेवलेंथ कितना है, लेमडा कितना दिया गया है, 3300 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे तो 3300 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा, जो कि आगे चल के हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके पृष्ठ पे हमने इतनी वेवलेंथ को आपतित किया प्रकाश की। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो काम होंगे। पहला, इस पृष्ठ की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या होगा, निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसके लिए हमें एक कार फलन करना होगा, जिसको हम लोग फाइ नॉट से लिखते हैं। क्या करते हैं, कार फलन, जो कि दिया है, कितना दिया हुआ है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस पे है इसको ऊपर लाएगा। क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे है इसको ऊपर लाएगा, ठीक है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, तो मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी लगेगी, कौन सी एनर्जी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी। यही हमें फाइंड करनी है, जिसको के मैक्स कहा गया है, ठीक है। तो टोटल काम क्या हुआ है, वर्क फंक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। सबसे पहले हमें एनर्जी निकालनी होगी। तो जब कभी सरफेस पे कोई वेवलेंथ पड़ती है तो उसके लिए जो एनर्जी होती है, E बराबर होता है H न्यू।
जिसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एच सी बाई लेमडा। ऐसा क्यों हुआ बता दो कि बिकॉज जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, सी डिवाइड बाई लेमडा। यहाँ पर सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है, और वेवलेंथ तो दिया ही गया है आपको, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा एच की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और वेवलेंथ आपको दिया गया है कितना है 3.3 इंटू 10 की पावर -7। देखो एच प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पेपर में दी होती है, बाकी याद होना चाहिए। सी स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू भी पेपर में दी होती, याद हो तो ठीक है, नहीं तो पेपर में लिखा होगा। ये हमारे पास दिया होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक, ये हमारा 6 हो जाएगा 6। और क्या बचा, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 7 है, ऊपर जाएगा 8 के साथ ऐड हो जाएगा 15 होगा, 15 इससे कम हो जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 19 बचेगा। क्या बचेगा, 10 की पावर माइनस का 19 बचेगा, ठीक। तो ये हमारे पास एनर्जी निकली है। ये एनर्जी हमारे पास किस में आई है, ये एनर्जी हमारे पास आई है जूल में आई है। किस में आई है, जूल में आई है, ठीक। अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 से काट दो 3 बचेगा, 2 से काट दो 8 बचेगा पॉइंट का। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो 8 इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 तिरका 24, फिर उसके बाद बचेगा 6, 8 सत्ते 56, फिर 4 बचेगा। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये पहले जूल में आई थी, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये पता है कि जब भी कोई प्रकाश आपतित होता है तो उसमें जो एनर्जी ई होती है जिसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली है, ये क्या होता है एनर्जी, कार फलन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी जब भी किसी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का आपतन होता है तो उस केस में ये काम होता है। यानी ये जो एनर्जी है हमारे पास, ये एनर्जी हमारे पास कार फलन में यूज होगी और काइनेटिक एनर्जी में भी यूज होगी। कार फलन दिया हुआ है, ये वाली एनर्जी हमने निकाल ली है, अब ये निकालना है हमको, तो बस इसका यूज कर लो। तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से, 1 व 2 से, ठीक है। ई कितना है 3.75 इज इक्वल टू 5 नॉट, 5 नॉट की वैल्यू दी गई है 1.9 प्लस क्या निकालना है के ई, जिसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कह सकते हो। यहाँ से के ई मैक्स जब निकालोगे तो इसको घटाओगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.75 माइनस का 1.9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, देख लो ना, और इसके बाद यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास जो के मैक्स आया है, जो कि के मैक्स कितना आ गया है 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर इसको आपको क्या लगता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना दे के जूल में दिया है, अगर जूल में रिप्लेस करना है तो क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी जूल में निकालना है तो 1.85 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारे पास जूल में रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल आपका आंसर ये है, अगर किसी बुक में जूल में आता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दोगे तो ये आ जाएगा। जैसे 16×5 80 होता है, 16 96 और 8 क्या हो जाएगा 112 126, और 26 और 8 हो जाएगा 34। फिर उसके बाद हमारे पास 16 कम 16 16 और 13 29, फिर उसके बाद 3 के बाद है तो 3 लगा दो, तो ये हमारे पास जूल में आ जाएगा। दोनों देख लेना, जो आंसर मिले आप लगा सकते हो, वैसे आंसर यही दिखेगा, ठीक है।
समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। ठीक है, बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बोर्ड है यूपी, क्लास 12 है, फिजिक्स। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। 2 नंबर इतने में मिलेंगे जब आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी और ये बताना होगा ये किसका मात्रक है, और 3 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको बता देते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा है, संधारित्र लगा है, उसमें जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट का है। तो आपको ये बताना है जो ये बैटरी लगी है इसमें कितना वोल्टेज होगा। ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरेड, इसका वोल्टेज दिया है, इसका नहीं दिया है। इन दोनों का जब वोल्टेज निकल जाएगा तब हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले बात याद रखनी है, कभी भी ये सिस्टम ऐसे बना हो, सीरीज में बना हो, अगर ये सीरीज में बना होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में चार्ज इसमें जितना होगा उतना ही चार्ज इसमें होगा। अगर यहीं पर रेजिस्टेंस लगा होता तो करंट देखी जाती। अब यहाँ पर कैपेसिटर लगा है तो जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही चार्ज इसमें होगा, दोनों में चार्ज सेम होगा। ठीक, ये बात याद रखनी है। तो ये लगा लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट, लिख देना। चूंकि 4 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड दोनों श्रेणी क्रम में है, क्रम में है, इसलिए इन पर सेम चार्ज होगा, आवेश समान होगा। आवेश मतलब चार्ज होता है, आवेश समान होगा। ये लिखना जरूरी नहीं लाइन, लेकिन लिख दोगे तब भी ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ का जो आवेश निकालना है इसके लिए हमें दिया गया है कि जो यहाँ पर बैटरी लगी है, जो भी बैटरी लगी है उसका जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट का है। इतने भर में 2 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ है, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं चार्ज। 6 माइक्रोफैरेड में चार्ज निकालोगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। क्या होता है? CV होता है। यहाँ पर हमारे पास Q, इसके लिए चार्ज हमें पता नहीं है। यहाँ पर Q चार्ज फ्लो हो रहा है, वो हमको पता नहीं कितना है, ये हमें निकालना है पहले। तो Q पहले 6 माइक्रोफैरेड का, 6 माइक्रोफैरेड के लिए यहाँ पर कितना है, C कितना है, C6 और V6 इस वजह से लिख रहे हैं जिससे हमें याद रहे क्या लगा रहे हैं। C6 लिखने का मतलब है कि कैपेसिटर जो संधारित्र है वो 6 वाला है और वोल्टेज जो है इस पे जो लग रहा है वो है। ठीक है, अब यहाँ से आवेश निकाल लो। C6 कितना है, 6 माइक्रोफैरेड, और V कितना है, 2 वोल्ट। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो आवेश आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12 माइक्रोकूलाम। क्या आ जाएगा, माइक्रोकूलाम आ जाएगा। तो ये एक तो आवेश निकाली, यही आवेश दोनों में होगा, यही आवेश दोनों में होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेना है। सेम आवेश इसमें होगा। अब ये तरीका है कि एक तो यहाँ पर ही निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि यहाँ का वोल्टेज निकाल लो, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे, तुल्य संधारित्र निकालेंगे। तुल्य संधारित्र क्या लिखोगे, तुल्य संधारित्र। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट, देखो ये और ये किसमें है, सीरीज में, ये ऊपर हम लिख चुके हैं। जब भी ऐसी कहानी आती है तो कैसे निकालते हो, तो 1/C इक्विवेलेंट देख रहा ना वहां पे, इज इक्वल टू, ये कितना है 1/4 और ये कितना है 1/6। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सॉल्व करोगे यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, फिर सॉल्व करोगे तो 5/12 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला जो C इक्विवेलेंट आया है वो कितना आया है, C इक्विवेलेंट आया है 12/5, ठीक, माइक्रोफैरेड। तो ये हमने निकाल लिया। जब इक्विवेलेंट निकाल लिया तब हमें क्या निकालना है, इनको सबको रिप्लेस करके इतना कैपेसिटर लगाया जा सकता है। अब हमें सीधा सिंपल सा फार्मूला फिर यूज करना है। यहाँ पर C इक्विवेलेंट लिखना है, यहाँ पर V लिखना है।
और ये हमें ये वाला v है, ये हम निकाल लेंगे। देखो अब क्या करोगे, चार्ज इक्वल टू कितना है सी वी, यहाँ पर सी वी की जगह लिख दो सी इक्विवेलेंट, और जो v हमें फाइंड करना है ये v है। ठीक, यहाँ पर आवेश, हमने आवेश बताया कि क्योंकि इस पे जितना आवेश होगा उतना ही आवेश इसमें होगा, दोनों इसमें सीरीज में है, तो इसका आवेश कितना निकला था 12 माइक्रोफैरेड का, तो 12 माइक्रोफैरेड होगा। ठीक, इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट कितना निकला है 12/5। अब यहाँ पर भी हमको पता नहीं, ये हम निकाल लेंगे, यहाँ से इसको काट दोगे तो यहाँ से हमारे पास v कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले इसके लिए हमें वोल्टेज दिया गया था, तो जो आवेश इसमें होगा वही आवेश इसमें होगा, ये वही आवेश पूरे सिस्टम में होगा। जब भी सीरीज में होते हैं तो सब में आवेश सेम होता है, ये याद रखना था। अब क्या करना है, यहाँ का आवेश निकालने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ से हमने निकाला कि 12 माइक्रोफैरेड का आवेश इसमें मूव कर रहा है, वह आवेश प्लस से जाएगा माइनस की ओर, ऐसे मूव कराओगे। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनका और इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया, इक्विवेलेंट इतना निकला। अगर इनका इक्विवेलेंट निकल आया है तो फिर आवेश वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आवेश हम निकाल चुके हैं, सी हमको इक्विवेलेंट निकल चुका है, और यहाँ पर हम क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अथवा करके है, 2025 क्लास 12 बोर्ड यूपी है, पेपर कोड 346 JU, तीसरा सेट है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक अभिदृश्यक लेंस है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, दूसरा नेत्रिका लेंस है जिसको आई लेंस कहा जाता है। इनकी फोकस दूरियां दी गई हैं, एक 40 है, एक 4 है। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि जो हमारे पास अभिदृश्यक लेंस है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसके आगे 200 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कंडीशन दी गई है कि वस्तु होने पर समान दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी तथा आवर्धन क्षमता बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम आप सही बना देंगे तो आधे नंबर तुम्हें भी मिल जाएंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। हमेशा याद रखना इस केस में जो आई लेंस बनेगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास मेन एक्सेस है दोनों के लिए, इसको थोड़ा नीचे बना दें, थोड़ा सा और बड़ा, अभिदृश्यक लेंस से छोटा होगा, ये याद रखना। ठीक, ये कहानी है कुछ। ठीक है, ये हमारा क्या है अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस है जिसकी फोकस दूरी जिसको f0 लिखा जाता है, जो कि दी गई है कितनी है 40 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आई लेंस जिसको कहा जाता है नेत्रिका, नेत्रिका लेंस। ठीक है, नेत्रिका है, इसकी फोकस दूरी क्या है, इसको FE से लिखा जाता है जो कि 4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, इसने बोला है कि अभिदृश्यक लेंस से 200 सेंटीमीटर दूरी पर, ये जो डिस्टेंस है कितनी है, ये U लिखा जाएगा, U0 लिखा जाएगा, कितना है 200 सेंटीमीटर। ठीक, ये रखी गई वस्तु इसकी जो इमेज, यहाँ पर ये बात याद रखनी है, जहाँ पर समान दृष्टि आती है तो उसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिससे हमें साफ साफ दिखाई दे, D होता है, कैपिटल D, और वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर होता है, ये यूज होगा यहाँ पर। अब देखो इससे हमारी इमेज बनानी है, तो ये कंडीशन ये है कि एक लेंस ऐसे जाए किरण, दूसरी किरण इसकी मेन एक्सिस से पास हो, ये ऐसे हो जाएगा, ये एक इसकी मेन एक्सिस से पास होगी, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी, ये इमेज बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये इमेज बन गई। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, इसको V0 कहा जाएगा, ये हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए लेंस का फार्मूला लगाओ। अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए इसमें फार्मूला लगाना है। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस के लिए लगाओगे तो 1/f0 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U0, ये हमारे पास फार्मूला होता है। 1/f इज इक्वल टू, वहाँ पर दिख रहा है 1/f0 इज इक्वल टू 1/V0
1/u0। अब यहाँ पर देखो u0 की वैल्यू दी गई है 200, f0 दिया गया है 40। ये बात याद रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये आई मान लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा अगर लेंस, जैसे ये लेंस है, इसके लेफ्ट साइड है, ऐसे खड़े हो जाओ सामने, लेंस के लेफ्ट साइड अगर दूरी लेंगे तो निगेटिव लेंगे, ये मोटी बात याद रखनी है। बाकी प्रोसेस तो ये है कि इससे इससे जो किरणें आती हैं उसको देखा जाता है, फिर लेंस से डिस्टेंस चली जाती है। सिंपल सी मोटी बात याद रखनी है कि यहाँ पर ऐसे खड़े हो जाओ सामने, लेंस के इस तरफ वाली को निगेटिव, लेंस के इस तरफ वाली को पॉजिटिव। फिलहाल के लिए क्या है, निगेटिव। यहाँ से फोकस दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, उत्तर लेंस है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस, सॉरी इक्वल टू v0। v0 के विषय में नहीं पता हमको, माइनस 1/u0। u0 कितना है 200, लेकिन 200 कैसा, निगेटिव। निगेटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ये कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास v0 निकालना है, सॉल्व करेंगे तो 1/40 माइनस, सॉरी हाँ ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 200। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। सॉल्व करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा 4/200, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/50। तो यहाँ से हमारे पास v0 कितना आ जाएगा, v0 हमारे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, ये बात याद रखनी है, ये 50 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये वैल्यू निकल के आई है वो 50 सेंटीमीटर है, एक बात। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जब स्पष्ट दृष्टि के लिए बात हो रही है तो उस केस में जो हमारे पास यहाँ पर इमेज बनेगी, क्या बनेगी, जो इमेज बनेगी नेत्रिका लेंस से, वो हमेशा इनफाइनाइट पे बनेगी। क्या बनेगी, इनफाइनाइट पे। स्पष्ट समान दृष्टि के लिए लिख देना, समान दृष्टि के लिए जो हमारे पास VE होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। और जो डिस्टेंस डी होगी वो हमारे पास क्या होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। ये दो कंडीशन याद रखनी है, अगर ये शब्द कहीं पर लिख के आता है तो ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पर हम क्या करोगे, इस लेंस के लिए लगा दो, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए फार्मूला फिर वही लगाओगे, 1/FE इज इक्वल टू 1/V0 VE सॉरी माइनस 1/UE। इस बार हमें UE नहीं पता। UE नहीं पता का मतलब है कि ये जो इमेज बन के तैयार हुई है दूसरी, इस लेंस से जो इमेज बनती है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जो इसकी फाइनल इमेज बन रही है वो इनफाइनाइट पे बन रही है। थोड़ा उस तरफ मोड़ना पड़ेगा, ठीक दिख रहा, तो ये हमें याद रखना है। चलो अब इससे निकालो यहाँ से FE की वैल्यू दी गई 4 सेंटीमीटर, 1/4। यहाँ पर आ जाओ 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट जब भी आता है तो वो हमारे पास क्या आता है, 0 के बराबर आता है, माइनस UE। UE के विषय में भी पता नहीं है, तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा। ये 1/इनफाइनाइट जो होता है वो 0 होता है, ये हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि UE जो है -4 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो भी वस्तु रखी है इस नेत्रिका लेंस के लेफ्ट साइड रखी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। तो ये दूरी कितनी आ गई, ये हमारे पास UE इज इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना है, ये माइनस ये बता रहा है कि ये दूरी इस तरफ है। जैसे यहाँ पर -200 हमने जो लिया है, U बराबर क्या, -200 लिया था ना, U0 हमारे पास -200 था, लिख देते हैं U0 इज इक्वल टू -200। क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे पास लेंस के लेफ्ट साइड थी। वही कहानी इसमें हुई है। अब जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमें क्या बताना है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, एक लेंस ये है एक लेंस ये है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी हमें बतानी है। ये L से लिखते हैं हम लोग, ये दूरी बतानी है। तो लिख दो दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, बीच की दूरी वो क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V0 प्लस मॉड ऑफ U0 UE। यही तो लेंस की दूरी है। मॉड का मतलब है पॉजिटिव रखना, निगेटिव नहीं रखना। V0 कितना है, V0 हमारे पास 50 है, U0 कितना है 4 है, यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी
54 सेंटीमीटर। एक तो आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितना आ गई, 54 सेंटीमीटर आ गई। अब सुनो, अब इसने कहा है कि हमें क्या बताना है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला भी याद होना चाहिए, आवर्धन क्षमता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। इसको निकलने के लिए क्या करो, कैपिटल एम से लिखोगे माइनस वी डिवाइड बाई यू, ठीक है, v डिवाइड बाई यू, और इसके बाद क्या है, कैपिटल डी है और यहाँ पर एफ ई है, समझ गया। कैपिटल डी है, एफ ई, कैपिटल डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। इसको जब बैक करोगे, इसकी इमेज बना के दिखा दे एक बार। ये इनफाइनाइट पे बन रही क्या है, एक लाइन हमारे पास ऐसे जाएगी जो कि ऐसे चली जाएगी, ठीक है, फिर उसका देख इसके सेंटर से पास होगी, तो ये दोनों जब बैक साइड करोगे तो 25 सेंटीमीटर पे कहीं पर बनेंगी, ऐसे लाओगे तो यही हमारे पास स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी, ये यहाँ पर कहीं पर बन जाएगी 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये कंडीशन इस तरफ तो इनफाइनाइट पे बनेगी, लेकिन पीछे बैक साइड लाओगे तो बन जाएगी 25 सेंटीमीटर पे, समझ में आया। अब चलो, अब वैल्यू पुट करो, एम वी नॉट रखना है यहाँ पर, ये याद रखना है, ये भी यू नॉट रखना है। वी नॉट कितना है, वी नॉट हमारे पास 50 है। यू नॉट कितना है, यू नॉट हमारे पास माइनस का, क्योंकि लेंस के इस तरफ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 200, और डी क्या है, 25 सेंटीमीटर है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यहाँ पर एफ ई यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 4 है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 50 से काटोगे 4 बार में कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 चौको, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25/16। तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन पावर आ गई, आवर्धन क्षमता आ गई, कितना आ गई, 25/16। ये हमारे पास आंसर है इसका, ठीक है। देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लॉजिक बताया उसी पे बनाना है। ये डायग्राम बना दोगे बहुत अच्छी बात है, पूरे नंबर मिलेंगे। डायग्राम नहीं बना पाते तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसे कैसे निकला। फिलहाल तो आपको बनाना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लेंस बड़ा रखना है, ये छोटा रखना है, ठीक है। देख लो, समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो, ठीक। भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए क्वेश्चन, पेपर सेट जो है तीसरा है, और ये JU कोड है 346 JU 2025 फिजिक्स यूपी बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 में जो अथवा का पार्ट है वो है पूरा। इस वजह से बताते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन पहुंच जाओ कहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से 1 नंबर आपको मिलेगा नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है, ये बताना होगा। नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि कोई एक बड़ा नाभिक, जब जिसको न्यूट्रॉन से हम क्या करते हैं, बमबारी कराते हैं, तो 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक में टूट जाता है, तो उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, ठीक है। ये सिंपल से रखना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन में जब इसका विखंडन होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक रिएक्टर में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन शक्ति प्राप्त हो रही है, कितनी प्राप्त हो रही है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो गए, ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो, नाभिकीय विखंडन हेडिंग डाल के जो बोला है वो लिख देना, और ये इक्वेशन लिख देना। क्या है इक्वेशन, यूरेनियम 235, ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 92 होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, ठीक। बमबारी कराने के बाद क्या होता है, ये हमारे पास बेरिलियम Ba56 और यहाँ पे आ जाता है 144। इसके बाद ये क्रिप्टॉन Cr जो कि हमारा क्या हो जाता है, इसको कर लो, 92 में घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 89, ठीक है। फिर उसके बाद 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, 3 न्यूट्रॉन, ये भी याद रखना है, ये एनर्जी इक्वेशन में याद रखनी है। इसके बाद एनर्जी प्राप्त होती है Q, यही एनर्जी दी गई है
कि इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्राप्त हो रही है, ये हमें दिया गया है। ठीक, इतनी इक्वेशन लिखना है, नाभिकीय विखंडन हीलिंग डालना है, और जो बोला हमने कि एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में विखंडित हो जाता है, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसके बाद इक्वेशन लिख दोगे, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा या 2 नंबर मिल जाएंगे, बाकी आपको 3 नंबर मिलेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमारे पास एक जब रिएक्शन होती है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमारे पास 4 मेगावाट शक्ति प्राप्त करना है तो कितने नाभिक विखंडित होंगे ये बताना है। तो सिंपल से देखो, एक नाभिक के विखंडन में कितनी एनर्जी है, एक नाभिक के विखंडन में ऊर्जा कितनी होती है, हमेशा याद रखना है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना है। जब भी एक नाभिक का विखंडन होता है तो हमारे पास एनर्जी कितनी होती है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? तो एक नाभिक के विखंडन में इतनी एनर्जी लगती है। इसको जब हम जूल में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, जूल में, तो 1 मेगा को 1 लिख दो। ठीक है, मेगा की पावर हटाओगे क्या आएगा, मेगा हटता है हमेशा 10 की पावर 6 लाता है। क्या लाता है, 10 की पावर 6 लाता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये याद होना चाहिए, ये पेपर में दिया होता है। अब जो यूनिट है ये बदल जाएगी, किसमें, जूल में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। जब हमने मेगा लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया, तो ये हमारे पास जो एनर्जी आ गई, जूल में आ गई। तो एक नाभिक के विखंडन में ऊर्जा जो लग रही है, कितनी लग रही है, ये लग रही है। कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर, कितना आ जाएगा, 6 है प्लस का 19 माइनस का बचेगा 13 जूल आ गई। क्या आ गई, जूल। समझ गए? एक नाभिक के विखंडन में ऊर्जा जो लगती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती है, और हमें इस एनर्जी को चेंज करना था जूल में। तो जूल में चेंज करने के लिए क्या किया, 1 को 1 लिख दिया, मेगा की जगह 10 की पावर 6 आ जाएगा, ई की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये पेपर में दिया होता है, बाकी याद होना चाहिए। अब जो यूनिट हो जाएगी वो जूल हो जाएगी, तो ये आ गया। अब हमारे पास कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है, ये हमारे पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, लेकिन एनर्जी कितनी प्राप्त हो रही, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए एनर्जी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ऊर्जा, ठीक, या तो लिख सकते हो एक नाभिक के विखंडन में जो एनर्जी लगी वो इतनी लगी। अब हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ऊर्जा, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हो, एक नाभिक के विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ऊर्जा इन जूल, ये भी लिख सकते हो, या तो ये लिख दो। सुनो, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आई थी, ये आई थी, जूल में आया था। तो यहाँ पर कितने हैं, 200। तो इसमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 13। या तो ये तरीका है, दूसरा वही तरीका है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करो, जैसे इसमें किया था, फिर उसके बाद 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 करो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हमने 1 के लिए निकाल लिया, 200 के लिए निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा 200 के लिए, 3.2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 पावर कम हो जाएंगी, कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 11 जूल आ जाएगा। ये यूनिट जूल आई है, ये याद रखना है, क्या आया, ये जूल में निकल के आई है। अब जो हमारे पास एक रिएक्टर में मेगा इलेक्ट्रॉन की शक्ति जो है कितनी है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन है। तो एक रिएक्टर में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वाट, सॉरी मेगावाट है। एक रिएक्टर में 4 मेगावाट क्या लगती है, ऊर्जा। इसको हमें क्या बदलना होगा, इसको भी हमें जूल में बदलना होगा, 4 मेगावाट एनर्जी, ठीक, इसको हम जूल में बदलना है। जूल में बदलोगे क्या करोगे, 4 तो लिखोगे अपनी जगह, अब यहाँ पे क्या करोगे, 10 की पावर कितना है, 6 है, ठीक है, 10 की पावर 6 मेगा चेंज हुआ तो। अब यहाँ पे देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी यूनिट किस में आ जाएगी, ये वाट जूल पर सेकेंड,
ये याद रखना है, समझे बात को। यहाँ पर ये वाट में दी गई शक्ति, एक रिएक्टर में 4 मेगावाट शक्ति लगती है, तो इस शक्ति को हमने क्या किया है, जूल में बदल दिया है। जूल में बदलने के लिए क्या किया है, 4 को अपनी जगह लिख दिया, मेगा की जगह 10⁶ आएगा, वाट को यूनिट, वाट को चेंज कर सकते हैं किसमें, वाट जो होता है वो जो जूल में लिखते हैं जूल पर सेकंड होता है, ये याद रखना है। यहाँ लिख दो वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको ये आ गया हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन, तो प्रति सेकंड नाभिक में विखंडित, नाभिक में विखंडित क्या है, प्रति सेकंड नाभिक में कितने नाभिक, सॉरी प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित होंगे, प्रति सेकंड नाभिक विखंडित, प्रति सेकंड नाभिक विखंडित, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रति सेकंड पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या करोगे कि एक नाभिक में यानी 200 नाभिक में जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा थी, इतनी थी, ठीक, ये लिखोगे। और यहाँ पर एक रिएक्टर में कितनी ऊर्जा, क्योंकि हमें प्रति सेकंड निकालना है, तो ये याद रखना है कि ये जूल वाला है, ये ऊपर होगा तभी प्रति सेकंड निकलेगा। तो क्या आएगा, कितनी पावर है, 10⁶ जूल पर सेकंड, ये पावर है। और इसको डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे जो हमारे पास एक 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकली है। बात सुनो, प्रति सेकंड में आंसर देना है तो हमें क्या करना है, पावर को ऊपर रखना है, और जो हमारे पास एनर्जी निकली है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में निकाला है, तो ये निकला है, तो इससे डिवाइड करना है। जब इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻11। अब इसको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटा दोगे तो 40 ऊपर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे 32 बचेगा, ये वाला पॉइंट हटा दिया हमने। अब यहाँ पर पावर देखो कितनी है, 10⁻11 है, ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻17 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो नीचे क्या है, जूल है, ये जूल जो है इस जूल से कट जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगी, प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो, काटेंगे तो ये क्या है, 5 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 4, क्या बचेगा 4, फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा कि प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 1.25 इंटू 10⁻17 प्रति सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएंगे प्रति सेकंड नाभिक जो विखंडित होंगे वो कितने होंगे, 1.25 इंटू 10⁻6 प्रति सेकंड नाभिक विखंडित होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या याद रखना है, सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए। फिर उसके बाद एक नाभिक के विखंडन में जो एनर्जी लगती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 मेगावाट को जब हम जूल में बदलेंगे तो मेगा की जगह 10⁻6 आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, ठीक है, ये तरीका है। और इसके बाद जूल में बदला, फिर उसके बाद 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए निकाल लिया, इतनी आ गई। एक रिएक्टर में जो हमारे पास मिल रही एनर्जी 4 मेगावाट मिल रही है, उसको हम चेंज कर लेंगे जूल में, तो जूल में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो पावर आया है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो हमारे पास एनर्जी आई है वो उसको डिवाइड करेंगे तो पर सेकंड निकल आएगा, ठीक है। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। याद रखना है कि पावर जो है उसको ऊपर रखेंगे और जो एनर्जी है वो नीचे रखेंगे, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।